वेलकम बैक। आपने कहा गांधी जी कहते थे, ये क्वेश्चन हमें पता था पहले से ही आएगा। ये क्वेश्चन हर क्लास में आता है ना, पता है। गांधी जी कहते थे मनभेद मतभेद हो जाए बट मनभेद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल कहते थे। तो फिर उन्होंने सरदार भगत सिंह को फांसी देने से क्यों नहीं रोका? बस तुम लोग पहली तो बात ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि उन्होंने नहीं रोका? सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। जब वायसराय की टेबल पर, वैसे तो ये आगे का क्वेश्चन है लेकिन 2 मिनट लेंगे। जब वायसराय की टेबल पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, सुन लो ध्यान से, तो गांधी इरविन पैक्ट में वायसराय ने पहले ही कह दिया गांधी जी से कि गांधी जी से ये पैक्ट तभी होगा जब आप उन राजनीतिक बंदियों के रिहाई की बात नहीं करोगे जिन पर हत्या के केस है। किसके केस है? और सरदार भगत सिंह पर हत्या का केस था। गांधी जी समझौता करते या टेबल से उठ खड़े होते? सारे आंदोलन को मिट्टी पलीत कर देते या फिर समझौता करते? एक बड़े राजनेता जब बनोगे ना और तुम्हारे कंधे पर भार आएगा, इस दुनिया में, इस देश में ना गांधी जी, ना अंबेडकर, ना सरदार भगत सिंह, ना सुभाष चंद्र बोस, ना नेहरू, ना तिलक, कोई देश से ऊपर नहीं था। देश प्राथमिक होना चाहिए। और गांधी जी पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना जो तुम्हें ज्ञान बांटती है ना, गांधी जी के विरोध में लिखकर 10-20 बातें आएंगी और तुम्हारे मन में आ जाएगा कि गांधी जी के विरोध में देखो ये बातें। इसका कारण है तुम्हारा गांधी जी के बारे में अल्प ज्ञान। क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार ने लिखा है कि गांधी जी को समझने के लिए गांधी जी के स्तर पर जाना पड़ेगा। और भारत में 3 स्तर के लोग हैं। अभी मत सुनो पूरी कहानी, गांधी जी पर आने दो अभी, ठीक है? गांधी जी पर आने दो, आपको चिंता मत करो। गांधी जी के बारे में जितनी धारणाएं हैं, यदि तुम पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो तो तुम्हारी धारणाएं निश्चित रूप से तोड़ के जाऊंगा। और यदि तुम पूर्वाग्रह लेकर बैठे हुए हो किसी के प्रति, तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना? पूर्वाग्रह का मतलब समझते हो? पहले से तुमने धारणा बना रखी है कि यही है, मैं तो मानूंगा ही नहीं, और लॉजिक्स भी तुम नहीं मानते, तो फिर तो तुम्हारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तो तुम लकीर के फकीर हो। लेकिन यदि तुम थोड़े भी फ्लेक्सिबल हो और नई बातों को स्वीकार करना जानते हो, तो गांधी जी के बारे में तुम्हारी सारी धारणाएं बदल दूंगा मैं। लिखिए, होम रूल आंदोलन। और सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा, फैक्ट से कोई भी इधर उधर, जो इतिहास की सच्चाई है वो बताऊंगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सच्चाई नहीं बताऊंगा, ठीक है? व्हाट्सएप के ज्ञान से बचो यार, मैच्योर बनो। यूपी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हर तीसरे आदमी के इंटरव्यू में पढ़ोगे गांधी जी के, उनका आदर्श है। हर तीसरे आईएएस बनने वाले के इंटरव्यू में पढ़ोगे आदर्श कौन? गांधी जी। वो पागल नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए गांधी जी को समझ पाया है, ठीक है? तभी उसने अपना आदर्श बताया, वहां लिखने के लिए नहीं बताया उसने, ठीक है? बराक ओबामा व्हाइट हाउस में जहां बैठते थे ना, उनके केबिन में गांधी जी की तस्वीर लगी होती थी। इसलिए गांधी जी की आलोचना करने से पहले अपने आप को देखो, तुम्हारा कद बहुत छोटा है उनके सामने। होम रूल आंदोलन,
होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में अभी हम लोग बात करेंगे कि तिलक जेल से छूटकर आ गए 1914 में। जून 1914 में तिलक जेल से छूटे और छूटते ही एनी बेसेंट से मिले और एक बड़े आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई, जिसे स्वशासन आंदोलन या होम रूल आंदोलन कहा गया। और ऐसा आंदोलन इसलिए भी बहुत अनिवार्य था इस समय, क्योंकि यदि वास्तव में यह आंदोलन ना होता तो भारतीयों की ऊर्जा निम्नतम स्तर पर पहुंच गई होती। भारतीयों को एक बार फिर से ऊर्जावान करने के लिए यह अनिवार्य था कि होम रूल जैसा आंदोलन हो, होम रूल जैसा आंदोलन हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंदोलन की शुरुआत वास्तव में दो भागों में हुई, जिसमें एक में तिलक और एक में एनी। लेकिन इस आंदोलन की योजना वास्तव में एनी बेसेंट ने 1914 में बनाई थी। किसने बनाई थी? 1914 में। और अपने समाचार पत्र कॉमनवेल, क्या नाम था? कॉमनवेल और न्यू इंडिया, क्या था? न्यू इंडिया में, कॉमनवेल में सबसे पहले आंदोलन की योजना प्रकाशित की गई। ये बात है 1914 की। कब की बात है? 1914 की बात है। और एनी बेसेंट ने जब इस योजना को बनाया तो कहते हैं वह किससे प्रभावित थी? तो आयरलैंड के आंदोलन से, स्वशासन आंदोलन से वहां पर भी चला था। क्योंकि एनी बेसेंट वास्तव में आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी, इसलिए उन्होंने आयरलैंड के आंदोलन से सीख लिया और आयरलैंड की भांति ही भारत में भी स्वशासन आंदोलन की योजना बनाई। लेकिन तब यह आंदोलन वास्तव में शुरू नहीं हुआ। यह आंदोलन में शुरू हुआ दोस्तों 1916 में, जब यह आंदोलन दो भागों में शुरू किया गया। एनी ने भले ही इस आंदोलन की योजना बनाई थी, लेकिन 1916 के अप्रैल में इस आंदोलन को पहले तिलक ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? तिलक ने स्टार्ट किया। और तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना इसका केंद्र बनाया। कहां इसका केंद्र बनाया? पूना। और दो अखबारों में इसके बारे में सूचना दी, मराठा और केसरी। मराठा कौन सी भाषा में था और केसरी कौन सी भाषा में था? मराठी में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट आरआर मद्रास में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने आंदोलन शुरू किया। अब ध्यान देना इस बात पर, तुम बार बार क्या करते हो? ये सोचोगे कि एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की योजना बनाई तो एनी बेसेंट ने इसे शुरू कर दिया। शुरू में नहीं, शुरू किया किसने? पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, और शुरू किया सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। और इसका मुख्यालय आरआर मद्रास बनाया, जहां थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था। याद आया? और उनके दो समाचार पत्र थे, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। कौन से थे? कॉमनवेल और न्यू इंडिया। और कहा जाता है कि एनी बेसेंट के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? एनी बेसेंट के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। और कहते हैं एनी बेसेंट के आंदोलन की 200 से ज्यादा शाखाएं भारत में खुल गई और पूरे भारत में एनी बेसेंट के आंदोलन ने इस काल में तहलका मचा दिया। कहते हैं जगह जगह सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गई, राष्ट्रवादी गीत गाए गए, भाषण दिए गए, लोगों को जागरूक बनाया गया, लोगों को स्वशासन का संदेश दिया गया। ये सारी चीजें बड़े स्तर पर चल पड़ा। लेकिन तिलक भी कम नहीं थे। तिलक के आंदोलन एनी की अपेक्षा कम फैला। उसका कारण था क्योंकि कांग्रेस का समर्थन तिलक के साथ नहीं था, क्योंकि तिलक के साथ कांग्रेस के मतभेद थे कि नहीं थे, उन्हें बाहर निकाला गया था कि नहीं था। तो मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने तिलक को समर्थन ना देकर एनी को समर्थन दिया। लेकिन फिर भी तिलक के आंदोलन की भी कहते हैं 50 से ज्यादा शाखाएं थी। मध्य भारत और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में यह आंदोलन अति प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं तिलक ने भी लोगों को जागृत करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन
स्वदेशी आंदोलन के बाद और गांधी जी के आंदोलनों से पूर्व एक अति महत्वपूर्ण आंदोलन कहा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। कहते हैं बीएम वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, जो एनी बेसेंट के सचिव थे, जॉर्ज अरुंडेल, और कहते हैं बीएम वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन सब लोगों ने एनी बेसेंट को समर्थन दिया था, सीआर दास ने। और एक व्यक्ति ऐसा था जिसने एनी बेसेंट को समर्थन नहीं दिया, ये था गोपाल कृष्ण गोखले और उनकी सभा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी भारत सेवक समाज के सदस्यों ने एनी के आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मैंने बताया ना कि वे गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे नेता थे, फिरोज शाह मेहता ऐसे नेता थे जो लकीर के फकीर थे और चाहते थे कि वही होना चाहिए जो हम चाहे कांग्रेस में। उनके मरने के बाद ही तो लखनऊ समझौता हुआ। क्या हुआ? लखनऊ समझौता हुआ। तो ये हम बात को समझ लेंगे। तो हेडिंग लगाइए, ये होम रूल आंदोलन लगा लिया। और देखिए कहां से प्रेरित था? आयरलैंड से। और लक्ष्य क्या थे? स्वराज और स्वदेशी का विस्तार। और कांग्रेस का समर्थन किसके साथ था? और एनी के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, तो लिखिए 1914 में नहीं, आगे बढ़ना है बेटा, लिखना है। 1914 में एनी बेसेंट ने सबसे पहले होम रूल की योजना बनाई थी। सबसे पहले होम रूल की योजना बनाई थी, ब्रैकेट में, अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में। अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में। ज्ञातव्य है कि बाल गंगाधर तिलक भी इस समय तक ब्रिटिश कैद से आजाद हो गए। वास्तव में होम रूल आंदोलन होम रूल का मतलब होता है बेटा स्वशासन। एक पूछ रहा है बच्चा कि सर होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन, गृह शासन, अपना शासन। लिखिए, क्या लिखा? वास्तव में होम रूल आंदोलन 1916 में दो भागों में 1916 में दो भागों में प्रारंभ हुआ। 1916 में दो भागों में प्रारंभ हुआ। दो भागों में प्रारंभ हुआ। बनाओ, ये बनाओ स्ट्रक्चर। ऐसे कैसे? एक ही साथ में न्यूज़पेपर वगैरह सब आ जाएंगे? बना लो ऐसा, थोड़ा जल्दी बनाएंगे।
इतने प्यार से मत बुलाओ। तुम्हारी सारी हरकतें समझ में आती है हमें, क्योंकि तुम वहां हो और हम यहां हैं, है ना। इसको बेटा नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, बस यही, ये भी उतारना। ऐसा क्यों? इसे ये क्यों, इससे तकरार है क्या कुछ? नहीं, हमने कब बोला? अभी? मतलब तुमने तो काम कर दिया कि 4 लोग मिलकर एक आरोप लगाएंगे, वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। मेरे पक्ष में भी कुछ लोग हैं उधर। नहीं नहीं, इतना विरोध इतने पक्ष में है, ये भी मेरे ही पक्ष में है। बेटा हमने बोला था ऐसे विसारा करके, है ना, तो आपने समझा होगा कि हमने ये बोला है, बट हमने पूरा बोला है। हाँ। अच्छा, तुम तुरंत मतभेद कर लेते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, मतभेद अच्छी बात है, बट मनभेद, हाँ, मनभेद नहीं होने चाहिए। इसलिए कभी किसी मित्र से झगड़ा हो जाए ना, तो मतभेद करना बस, है ना। मतभेद करना, मनभेद नहीं करना। रिश्ते को एक ऐसा हसीन मोड़ देकर छोड़ देना जिससे कि कभी मौका मिले, एक दूसरे से मिलो तो बात कर लो, है ना। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलो लिखो। तो हम एक बार तुम्हें बुलवाते हैं कि सबसे पहले अप्रैल 1916 में आंदोलन किसने शुरू किया? पहला अप्रैल। उनका केंद्र क्या था? पूना। पूना इनका केंद्र था। और 2 समाचार पत्र एनी ने शुरू कब किया? और केंद्र क्या था? और समाचार पत्र कौन कौन से थे? क्लियर हुआ? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एनी के आंदोलन को तिलक की अपेक्षा, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे बेटा, एनी के आंदोलन को तिलक की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। एनी के आंदोलन को तिलक की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त हुई थी, क्योंकि 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 एनी के आंदोलन को, लिखवा रहे हैं एनी फिर से ताकि आप लोगों को क्लियर हो, है ना। क्योंकि एनी के आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। क्योंकि एनी के आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था।
कहते हैं एनी के आंदोलन की, लिखना है बेटा, लिखना है। कहते हैं एनी के आंदोलन की 200 से अधिक शाखाएं थी। 200 से अधिक शाखाएं थी। शाखाएं थी। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक सभाएं, भाषण, आंदोलन के दौरान सार्वजनिक सभाएं, भाषण, राष्ट्रगीतों आदि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। आदि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। लिखिए, इस आंदोलन के, होम रूल आंदोलन के होम रूल आंदोलन के मुख्य लक्ष्य थे, हाइफन देके नंबर 1, स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति के ब्रैकेट में लिखो स्वशासन, स्वराज की प्राप्ति, और नंबर 2 स्वदेशी का विस्तार। स्वशासन, नंबर 2 स्वदेशी का विस्तार। एनी ने, एनी और तिलक ने, ऐसे लिखो, एनी और तिलक ने, हाँ बेटा अगला पॉइंट है, एनी और तिलक ने भारत के लगभग हर समुदाय को, भारत के लगभग हर समुदाय को अपने आंदोलन से जोड़ा। अपने आंदोलन से जोड़ा। एनी के, इस आंदोलन में एनी के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। एनी के सचिव, इस आंदोलन में एनी के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। एनी के आंदोलन को, एनी के आंदोलन को एनी के आंदोलन को गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी के आंदोलन को गोपाल कृष्ण गोखले के संस्था की संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने समर्थन नहीं दिया था।
समर्थन नहीं दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जिन्ना, कहीं कहीं जिन्ना लिखा जाता है, जिन्ना ने भी होम रूल आंदोलन का समर्थन नहीं किया। इस होम रूल आंदोलन के कई कारण थे। होम रूल आंदोलन के कई प्रमुख कारण थे। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। महंगाई बढ़ गई कहते हैं इसके बाद बहुत, और ब्रिटिशों ने कर में वृद्धि भी कर दी। लोग पहले से ही खार खाए हुए बैठे हुए थे, और जब आंदोलन हुआ तो तुरंत जुड़ गए उससे। मौका देखना पड़ता है। गांधी जी भी ऐसे ही मौके की तलाश में रहते थे, जब मौका मिलता था ये आंदोलन करते थे। लिखे, नंबर 1 प्रथम विश्व युद्ध, नंबर 2 कर में वृद्धि। और नंबर 3 गरम एवं नरम दल में फूट। गरम दल एवं नरम दल में फूट। इस आंदोलन के दौरान एनी की प्रमुख मांग उत्तरदायी सरकार का, यानी कि प्रमुख मांग उत्तरदायी सरकार का गठन थी। उत्तरदायी सरकार का गठन थी। उत्तरदायी सरकार का गठन थी। ठीक है, क्या चाहती थी यानी उत्तरदायी सरकार का क्या हो जाए? गठन हो जाए। उत्तरदायी सरकार का गठन चाहती थी भारत में, जो 1919 के चेम्सफोर्ड के अधिनियम के द्वारा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उत्तरदायी सरकार का गठन कर रहे हैं हम, और द्वैध शासन लागू हुआ, है ना। तो कहा जाता है प्रांतों में जो द्वैध शासन की प्रक्रिया थी वो 1919 के चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार के विषय लाए गए, एक जगह आरक्षित और एक जगह स्थानांतरित विषय थे। कुछ विषय ऐसे थे जो प्रांतों को क्या कर दिए जाएंगे? स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, और कुछ विषय ऐसे थे जो वायसराय की काउंसिल में रखे जाएंगे। बात समझ में आई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में मॉन्टेग्यू उद्घोषणा आई, ध्यान से सुनो। और 1919 में यही मॉन्टेग्यू उद्घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से आई। पहली बार मार्ले मिंटो सुधार आए थे, और वहां पर मार्ले कौन थे? सचिव। और यहां पर मॉन्टेग्यू कौन है? सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय। तो दोनों को मिलाकर कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और एक बात और ध्यान दे कि इस अधिनियम को मोंटफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू का मोंट और चेम्सफोर्ड का फोर्ड, दोनों को हटा करके एक जगह लगा दिया गया और बनाया गया मोंटफोर्ड अधिनियम। इसे मोंटफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा गया। और इसे भारत में ब्रिटिश सरकार का मैग्ना कार्टा, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा गया, क्योंकि पहली बार क्या किया गया? स्थानांतरित विषय दिए गए। समझ में आया? तो लिखो,
एनी के आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। एनी के आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। हाइफन देके नंबर 1 बीएम वाडिया, ये बना लो, ये देखो ये सदस्य है, ये बना लो 6 के 6। रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। उन्नीस सौ 17 में, अच्छा बना रहे हो, देखो तेज बहादुर सप्रू बेटा, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। इसलिए सदस्य वगैरह लिखवा देते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सदस्य नहीं था, है ना, तो उस वजह से हम आपको लिखवाते हैं। तो आपको समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ एनी का आंदोलन, सॉरी होम रूल आंदोलन की योजना किसने बनाई? होम रूल आंदोलन के 3 प्रमुख कारण जानने हो तो क्या जानोगे? होम रूल आंदोलन किससे प्रेरित था? आयरलैंड से प्रेरित था। लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया तुम लोगों ने? और एक बात बताओ, लिख लो वहीं, मेंशन कर लो कहीं, आयरलैंड से प्रेरित था। और होम रूल आंदोलन 1916 में कितने भागों में शुरू हुआ? पहला एनी के नेतृत्व में, सॉरी तिलक के नेतृत्व में, और दूसरा एनी के नेतृत्व में। तिलक का केंद्र कहां था? पूना। एनी का केंद्र कहां था? आर मद्रास, ठीक है। और कहा जाता है एनी के कितने समाचार पत्र थे? कौन कौन से? तिलक के कितने न्यूज़पेपर थे? मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। अब यहां पर एक बात बताओ, ये उत्तरदायी सरकार का गठन भी हो गया, और एनी का मंशा क्या थी? उत्तरदायी सरकार का गठन, स्वदेशी का विस्तार और स्वशासन की मांग, है ना। और एनी के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुण डेल। और एनी के आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? कांग्रेस ने। और एनी के आंदोलन के सदस्य कौन कौन थे? 1917 में आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। कैसे? सुनो, आंदोलन के नेता कौन कौन थे? 2, तिलक और एनी। एनी मोंटेग्यू उद्घोषणा हो गई, और एनी ने कहा भाई जो मांग रहे थे मिल तो गया, उत्तरदायी सरकार का गठन तो कर रहे हैं, और क्या ब्रिटिश की जान लोगे? एनी ने आंदोलन से बॉयकॉट कर लिया। कहते हैं इस काल में एनी भारत में सबसे बड़ी नेता बनकर उभरती थी। आपको पता है ये 1910 का दशक है, 1910 का दशक है। और 1917 में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्षता की, याद है? एनी का प्रभाव इतना ज्यादा था राजनीति में उस समय, कांग्रेस में। और तिलक चले गए बेचारे लंदन, वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए। वैलेंटाइन चिरोल ने कह दिया था अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में, उसने कहा था कि भारत में जितनी भी अशांति है सब की वजह तिलक है, सबका कारण क्या है? तिलक। तिलक ने कहा अच्छा, हमने लगा दी अपना जीवन पूरा
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, और तुम कह रहे हो हम ही अनरेस्ट के क्या है, हम ही अनरेस्ट के कारण है, यानी अशांति के कारण है। तिलक गए, मानहानि का मुकदमा किया और जीते। बाद में बच्चों तिलक 1920 में 1 अगस्त 1920 में जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस दिन तिलक का देहांत हो गया और गांधी जी ने इसे एक अवसर की तरह लिया। गांधी जी ने उनके नाम पर चंदा इकट्ठा किया और उसे नाम दिया तिलक कोष। क्या नाम दिया? तिलक कोष। और तिलक कहते हैं, तिलक इतने बड़े नेता थे, उस समय 1 करोड़ का चंदा आ गया गांधी जी को, 1 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और कहते हैं उसी से ऐसे योग आंदोलन आगे बढ़ा। तो तिलक एक ऐसे नेता थे जो जीते जीते तो राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता देते ही रहे, मरकर भी सहायता दे गए कि नहीं दे गए? जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, मानते हो कि नहीं? लिखो अगला पॉइंट। 1917 में कुछ हेडिंग नहीं है बेटा, पैराग्राफ चेंज, ठीक है। 1917 में कितने हेडिंग लगाओगे? 1917 में होम रूल आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। लिखो, लिख लिया? कमजोर पड़ने लगा। एनी ने यह आंदोलन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू युद्ध घोषणा कर दी। मॉन्टेग्यू युद्ध घोषणा 1917 में ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू युद्ध घोषणा प्रस्तुत की, जिसमें उत्तरदायी सरकार के गठन का उत्तरदायी सरकार के गठन का भारतीयों को आश्वासन दिया गया। उत्तरदायी सरकार के गठन का भारतीयों को आश्वासन दिया गया, ठीक है। एनी ने आंदोलन वापस ले लिया। लिखवा दिया नहीं तो? हाँ, अब सुनो। तिलक 1917 में ही तिलक, हाँ बेटा लिखना है, 1917 में ही लंदन चले गए। वे वैलेंटाइन चिरोल, इसी में वे वैलेंटाइन शिरोल नहीं है बेटा, चिरोल है, लेकिन कुछ लोग लिख देते हैं शिरोल। वे वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का केस करना चाहते थे, मतलब केस करने गए थे। क्योंकि वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में
तिलक को भारतीय अशांति का, तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था। तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था। ठीक है, तिलक इस मानहानि के केस को जीत गए थे। मॉन्टेग्यू उद्घोषणा ही मॉन्टेग्यू उद्घोषणा ही 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में, मॉन्टेग्यू उद्घोषणा ही 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में सामने आई। रूप में सामने आई। मॉन्टेग्यू उद्घोषणा ही 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में सामने आई। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को मॉन्टफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को मॉन्टफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम भी, या भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, या भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन, करण सर ने बताया था कि उन्होंने सारे अधिनियम पढ़ाए हुए हैं तुम्हें। हाँ, बता दिया था उन्होंने, हमें बताया था हमें उन्होंने। हाँ, क्या लिखा? उत्तरदायी सरकार का गठन और प्रांतों में द्वैध शासन, को प्रस्तावित प्रांतों में द्वैध शासन, उत्तरदायी सरकार का गठन और प्रांतों में द्वैध शासन को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, लिखिए, भारतीय विषयों को भारतीय विषयों को भारतीय विषय, भारतीय विषय, अरे विषय का मतलब जैसे बता देते हैं, सेना, शिक्षा, स्थानीय शासन, ध्यान से सुन लो, शासन, वन नीति, वित्त, ठीक है, ये बहुत सारे विषय,
ठीक है, रेल मंत्रालय, ये सब। अब ध्यान से सुनो, इनको दो भागों में बांट दिया गया। एक विषय किए गए आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। आरक्षित विषय थे वे जो वायसराय की काउंसिल में रखे गए थे, जिन पर वायसराय ही कानून बना सकते थे या वायसराय ही इन पर निर्णय ले सकते थे। ध्यान से सुन लो, ये थे जैसे सेना, जैसे वित्त, जैसे सुरक्षा, है ना, ये सब थे। और ये थे कुछ विषय थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय का मतलब है जो किसको दे दिए गए, प्रांतों को दे दिए गए, प्रांतों को दिए गए। और प्रांतों को दिए गए तो कौन कौन से विषय थे ये, जैसे देखो शिक्षा दिया गया, जैसे क्या दिया गया, वित्त ये दिया गया, स्थानीय शासन दिया गया, और छोटे छोटे मुद्दे जो है वहां पर वे उनको दे दिए गए। तो इसको दो प्रकार के विषय, तभी तो कहा गया द्वैध शासन। इसको बनाओ, विषयों को दो भागों में बांटा गया, और ये दो विषय दो भागों में बांटे गए, एक थे आरक्षित और एक थे हस्तांतरित। वन नीति, वन नीति के नीचे वन किसके पास थी, वायसराय के पास थी वन नीति भी। वन की नीति का मतलब था वन में जो भी नीति बनाई जाएगी, वन नीति के सामने वित्त, 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 फाइनेंस, बेटा फाइनेंस, हाँ हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को, अच्छा, बनाओ बनाओ जल्दी। अब हम इधर तो 1919 में पहुंच गए, लेकिन अभी अफ्रीका चलेंगे। और गांधी जी को बुलाकर लेकर आएंगे, है ना, और गांधी जी को बुलाकर लाएंगे। और चूंकि हमें आजादी प्राप्त करनी है, गांधी जी की आवश्यकता बहुत जरूरी है देश को, तो इसलिए गांधी जी को लेने चलेंगे अफ्रीका और ला करके बड़े बड़े आंदोलन उनसे करवाएंगे, है ना। रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और छोटे मोटे की गिनती नहीं है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सब आंदोलन भी गांधी जी के ही है ना। तो गांधी जी को लेने चले, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा
की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। हर नेता के उत्थान में लिखना नहीं है। जब मैंने देखा तुम्हारा पेन बिल्कुल कॉपी पर जा चुका तो मैंने रोकने का प्रयास किया। अब ध्यान से सुनो, क्या कोई भी नेता बिना संघर्ष के महान बना है? खान सर ने रात रात भर क्लास ली होगी, सुन लो पहले, और दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत की होगी, तब ना आज वो भारतवर्ष में एक प्रमुख शिक्षक की भूमिका में आ गए हैं। ऐसा हुआ कि नहीं? जीवन में यदि तुम्हें भी कुछ पाना है तो संघर्ष से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको पता है, नस्ल भेद करते हुए महात्मा गांधी को अफ्रीका में ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। बात समझ में आई? और वहीं फिर भी वो रुके नहीं, वो थके नहीं। उनकी एक दिन की फीस, इतने बड़े वकील, इतने बड़े बैरिस्टर थे वो, उनकी एक दिन की फीस आम लोगों की सालों भर की कमाई के बराबर होती थी। आपको पता है? लेकिन फिर भी सब लोग भिक्षा ही नहीं मांगते। ध्यान से सुनना, जीवन में सब लोग आपसे मांगते ही नहीं, कुछ लोग देते भी है, और ये देने वाले लोग जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, अरे सुन लो, बहुत काम की बात बता रहे, सुन लो, आवाज मत करो। जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे शंकर, जैसे शहीद भगत सिंह, जैसे तिलक, और जैसे महात्मा गांधी, ये लोग आपसे इसलिए नहीं मांगते, और ये लोग अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीते, बल्कि ये पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को वास्तव में वो प्राप्त हो जिसकी आपको उस समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको पता है, अफ्रीका में गांधी जी ने जब देखा कि अफ्रीका में भारतीय लोगों और अफ्रीकी लोगों के साथ ब्रिटिश नस्ल भेद कर रही है, तो उनसे रहा नहीं गया। वे तो 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि साउथ अफ्रीका में उनका जीवन ही बदल जाएगा। और धीरे धीरे करके उन्होंने नस्ल भेद, वहां उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और साथ में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी ने नस्ल भेद को मिटाने का काम किया। और वहां जो भारतीयों को 9 बजे के बाद कहते घूमने भी नहीं दिया जाता था, सड़कों पे भी नहीं निकलने दिया जाता था, गांधी जी ने उन्हें अपने अधिकारों से सचेत कराया। और गांधी जी ने ब्रिटिशों के खिलाफ कहते भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी चीजें शुरू की। गांधी जी कहते हैं कि मैंने दक्षिण अफ्रीका ही से सीखा है, कुछ बातें सीखी है दक्षिण अफ्रीका से। मैंने सीखा है, ध्यान से सुनना यदि सुन पाओ तो, मैंने सीखा है कि लोगों में अपार ऊर्जा होती है, बस उस ऊर्जा को एकजुट करने वाला होना चाहिए। देखो, अफ्रीका से सीख के आए थे ये बात। लोगों में अपार ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को एकजुट करने वाला चाहिए। और जब भी विद्रोह करेंगे तो भारी जनमानस को एक मार्ग पर ले जाना पड़ेगा। और आंदोलन यदि हिंसक होगा, तीसरी बात, आंदोलन यदि हिंसक होगा तो उसे सबसे पहले दबा दिया जाएगा। आंदोलन का हिंसक होना अनिवार्य है जब तक कि पानी सर के ऊपर से ना गुजर जाए। और
तभी तो गांधी जी ने 1942 में कहा था करो या, क्योंकि पानी सर के ऊपर चला गया था। और ध्यान से सुनो, और गांधी जी ने लास्ट बात अफ्रीका से सीखकर क्या कही, यह भी समझ लो। गांधी जी ने कहा आंदोलनों के दौरान कई बार ऐसा समय भी आएगा जब लोग तुम्हें गाली देंगे, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे और लोग तुम्हारे रास्ते को गलत रास्ता बताएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। और ये होता भी है। ये गांधी जी को तभी तो जीत मिली। कहते हैं गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद दोस्तों इतना विरोध कभी किसी का नहीं हुआ होगा जितना गांधी जी का हुआ। आपको पता है गांधी जी का इतना बड़ा विरोध, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी का विरोध किया, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया, चित्तरंजन दास ने विरोध किया, वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया। भाई सब नेता उनके विरोध में खड़े हो गए और सबने कहा गांधी जी देश आजाद होने ही वाला है और आप आंदोलन वापस ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। गांधी जी ने कहा नहीं, हिंसा से हमारा कोई लेना देना। चित्तरंजन दास ने तो यहां तक कह दिया कि गांधी जी आंदोलन शुरू जरूर करते हैं लेकिन वो रास्ते में जाकर भटक जाते हैं और फिर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर वे आंदोलन बंद कर देते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। गांधी जी का कहना था कि सत्य जब आप बोलोगे तो पहले उसका मजाक बनेगा, पहले उसका मजाक बनेगा, फिर उसका विरोध होगा और फिर जब वह प्रखर होकर उभरेगा तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। ये थे गांधी जी का एक झलक। अब हम गांधी जी के बारे में हेडिंग लगाइए गांधी युग। क्या हेडिंग लगाएंगे? गांधी युग। बेटा जितनी ज्यादा से ज्यादा, ध्यान से सुन लो पहले, जितनी ज्यादा से ज्यादा हमसे हो रहा है, हम जहां जहां आवश्यकता पड़ती है हम बिहार से जोड़कर आपको बता देते हैं, है ना। बाकी बिहार जी के तो आप पढ़ोगे ही ना, है ना। बिहार जी के बिहारी स्पेशल तो पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, है ना। इसको आप समझो कि मतलब एक साथ बहुत सारी चीजों को समेकित नहीं किया जा सकता, है ना। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक होल पर्सपेक्टिव में क्या बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा बच्चों मैंने, गांधी युग। गांधी युग कब से कब तक का समय है, 1919 से 1947 एडी। यहां देखो गांधी युग में हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले क्या, जीवन परिचय, फिर क्या अफ्रीका, फिर क्या भारत आगमन। 3 भागों में गांधी जी को बांटा। हेडिंग लगाओ जीवन परिचय और उसके सामने लिखोगे, इसको बनाना चाहोगे बनाओ, तो फिर इसको ही बना लो फिर, है ना। जीवन परिचय के सामने लिखना, हम स्वयं लिखेंगे। लिखोगे? अरे जीवन परिचय, गांधी जी का जन्म बचपन से पढ़ रहे हो, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हाँ, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1893 में अफ्रीका चले गए, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और मध्यम स्तर के स्टूडेंट थे गांधी जी ने, पता है आपको। उनकी जो किताब है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, उसमें वो कहते हैं कि हम क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठते थे, है ना। तो पीछे बैठने वाले अपने आप को कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होने देना। बालकनी वालों को कह रहे हैं, ठीक है, गांधी जी भी पीछे वाली पर बैठते थे। अरे समझ में आ रहा है पीछे वालों को? हाँ सही है।
तुम अपने अपने में क्या करती रहती हो ये बताओ। तुम्हारे अपने गीत अलग मल्हार, है ना। हमने बच्चों समेकित रूप से आपको समझाया और समेकित रूप से आपको लिखवाया भी, स्ट्रक्चर भी बनवाए और बोर भी नहीं होने दिया। इससे सहमत हो क्या? बोर भी बच्चों नहीं होने दिया। हमें प्रयास किया कि आपको हम बोर ना होने दें। नटाल कांग्रेस की स्थापना बेटा, हाँ हाँ, नटाल इंडियन कांग्रेस है बेटा ये, है ना, इंडियन भी लगा लेना इसमें। ये कब हुई? नहीं, 1994 में, सॉरी 1894 में, हाँ सॉरी 1894 में। हाँ, ऐसे कहीं संदेह लगे तो सिली मिस्टेक हो सकती है बेटा, है ना, टाइपिंग क्रम में हो जाती है। नटाल इंडियन कांग्रेस, किसको सुनना है? अब्दुल्ला का मुकदमा। और होम रूल आंदोलन से संबंधित 20-25 प्रश्नों पर अभी अभी टिक करके आए हैं, तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे, है ना। पीडीएफ नहीं देते? अच्छा बेटा, उन्होंने बोला था कि वो भेज दिए उसमें ग्रुप में। अच्छा अच्छा, तुम लोगों का पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं देते हैं। ये बना, गांधी जी का परिचय हेडिंग लगाओ, उसके सामने लिखो स्वयं लिखेंगे। हम देख लो, हम कहां को छोड़ रहे हैं, हम तो वहां भी लिखवा रहे हैं स्वयं लिखेंगे। हो गया, चलो लिखो तो फिर बच्चों, मजाक नहीं कर रहे हैं, लिख लोगे ना परिचय, लिख लोगे, लिखो, लिखवाए, 2 लाइन लिखनी है, लिखो लिखो। गांधी जी का जन्म, हमको लिखवाते हुए पता नहीं क्यों शर्म सी आ रही है। गांधी जी का जन्म 1869 में, 2 लाइन लिखनी है, लिखो। 2 अक्टूबर 1869 में। सुमन जी को भी पता है, बताओ, अभी बोल रहे थे, पूरी कहानी पता है इनको, है कि नहीं? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था।
गांधी जी बचपन में मध्यम स्तर के विद्यार्थी थे। गांधी जी ने वकालत का अध्ययन किया था। और वे 24 वर्ष की अवस्था में (1893) में चौबीस वर्ष की अवस्था में 1893 में एक व्यापारी अब्दुल्लाह का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में किए गए उनके प्रमुख कार्य थे अफ्रीका में किए गए उनके प्रमुख कार्य थे नंबर 1, नस्ल भेद का विरोध। नंबर 2, भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह। अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह। नंबर 3, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना। नंबर 4, 5 जो भी है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, नटाल इंडियन का की स्थापना। लिखिए, गांधी जी ने 2 समाचार पत्रों हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन की भी शुरुआत की थी। हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन की भी शुरुआत की थी। गांधी जी ने अफ्रीका के सत्याग्रह से कुछ सीख ली थी। गांधी जी ने अफ्रीका के सत्याग्रह से
कुछ सीख ली थी। जैसे हाइफन दे के नंबर 1, जनसाधारण में अपार ऊर्जा है। जनसाधारण में अपार ऊर्जा है। नंबर 2, इस ऊर्जा को सही रूप देने वाला नेता चाहिए। इस ऊर्जा को सही रूप देने वाला नेता चाहिए। सही रूप देने वाला नेता चाहिए। अच्छा बच्चों, एक बात याद आई है अभी, लखनऊ अधिवेशन छूट गया, लखनऊ पैक्ट है ना, तो घबराओ मत। 1915 में गांधी जी भारत आए ना, 1916 में हुआ वो, है ना। तो हम होम रूल आंदोलन से सीधे निकल गए थे वहां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, तो हम अभी आपको लखनऊ समझौता समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 काम के लिए जाना जाता है, गरम दल और नरम दल का पुणे मिलन हो गया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ आ गई, दोनों ने संयुक्त मांगे कि नहीं समझे, तो हम अभी बता देंगे अब, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट, अब्दुल्लाह का मुकदमा। क्या क्या लिखा बेटा? नंबर 3, आंदोलन के समय कई बार ऐसे क्षण आएंगे, आंदोलन के समय कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब लोग आपका विरोध करेंगे, परंतु उस समय में धैर्य बनाए रखना है। धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, लिखो गांधी जी, पैराग्राफ चेंज करके 9 जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए। अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने भारत में साबरमती नदी के किनारे साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारत में उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर गांधी जी ने 3 प्रमुख आंदोलन किए। नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण आंदोलन, सामने 1917 बिहार, खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात, चंपारण क्यों हुआ था? नेल की खेती के लिए, ब्रैकेट में लिख सकते हो। खेड़ा को क्यों हुआ था? नहीं, किसानों के कर की वृद्धि को रोकने के लिए। खेड़ा के सामने लिखो किसानों के लिए। अहमदाबाद हुआ था मजदूर मिल के लिए 35% बोनस। हाँ देखो, अहमदाबाद 1918 मजदूर मिलों के लिए, मिलों के मजदूरों के लिए 35% जो वहां के मान नहीं रहे थे बच्चों, मिल मालिक जो गांधी जी के मित्र भी थे, कहते हैं उन्हें मनाने पर गांधी जी ने जोर दिया और अंततः 35% का बोनस दिलवाया था। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, यदि हम गांधी जी की सही रूप में विचारधारा की बात करें, एक ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा था कि सर सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह, ध्यान से सुनो, सत्याग्रह और सर्वोदय, यहां देखो हमने 2 सिद्धांत लिखे हैं गांधी जी के, जिससे आपको गांधी जी के बारे में सही रूप से पता चलेगा। पहली बात बच्चों, ये मेंस के टॉपिक होते हैं कि हम इसे समझा देते हैं आपको, लेकिन डिटेल से। जैसे गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, वे कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर कहते थे कि वर्ण व्यवस्था हो तो बुरी नहीं है। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के क्या थे? समर्थक थे। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। सत्याग्रह का मतलब है, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आग्रह। क्या मतलब है? सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह, और सत्य के आग्रह को लेकर सत्य और अहिंसा से सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देना क्या कहलाएगा? सत्याग्रह। सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देना। अपने आप को भले ही कष्ट हो जाए, गांधी जी कहते थे। गांधी जी के सत्याग्रह में देखो, गांधी जी 2 सिद्धांतों की, तो गांधी जी के पास बहुत बड़े 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। और आप कहोगे कि सर सत्य और अहिंसा भी हथियार होते हैं क्या? होते हैं। गांधी जी कहते थे कि सत्य और अहिंसा से सत्याग्रह होगा, और सत्याग्रह का मतलब होता है कि आप सत्य का आग्रह कर रहे हैं सामने वाले से, यानी आप मूवमेंट कर रहे हैं किसके लिए? सच के लिए। और उस सच के मूवमेंट के लिए आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, है ना, ताकि दूसरे का हृदय परिवर्तित हो जाए। आप हथियार नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, आप किसी के घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाओ, वह एक दिन आएगा। अभी तुम जाकर कल ना जिला मजिस्ट्रेट के सामने पटना में भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। बता रहे हम आपको, बता रहे है ना। और यदि तुम भूख हड़ताल पर सारे बच्चे जाकर बैठ गए तो 1 घंटे के अंदर डीएम आपसे आकर मिलेगा। तो आप एक दिन जाओगे, घर से बाहर निकलोगे आप, यदि आपके लिए कोई हड़ताल कर रहा है तो उसको इग्नोर करके निकल जाओगे। दूसरे दिन फिर घर से निकलोगे, इग्नोर करके निकल जाओगे। तीसरे दिन इग्नोर नहीं करो। आपके दिल में कुछ होगा कि नहीं होगा? और आप कहेंगे अरे कुछ होगा मतलब समझो, यानी कुछ होने का मतलब बस एक ही काम होगा है। बस कुछ होने का मतलब है कि तुम्हारा हृदय उसके प्रति क्या होगा? संवेदनशील होगा। और तुम जानना चाहोगे कि भाई सामने वाला वास्तव में हड़ताल कर क्यों रहा है, जानो, है ना। और
क्योंकि लोग भी तो उसके समर्थन में जुटना शुरू हो जाएंगे। और कोई गांधी जी कहते हैं सही कामों के लिए हंगर स्ट्राइक करनी है, सत्याग्रह करना है, गलत कामों के लिए थोड़े ना करना है ताकि डंडे बजे। नहीं समझे? 10 मिनट बाकी है, अभी 7 मिनट बाकी है अभी। गांधी जी के, तुम्हारा रास्ता मुझे पता है, गांधी जी के 2 प्रमुख सिद्धांत गांधी जी के 2 प्रमुख सिद्धांत थे, हाइफन देके नंबर 1 सत्याग्रह, सत्याग्रह और सर्वोदय। सत्याग्रह और सर्वोदय, सत्याग्रह में आ जाएगा बेटा अनशन वनशन सब, ठीक है, सत्य हिंसा सब सत्याग्रह में आ जाएंगे। और सर्वोदय, ठीक है, लिखो सत्याग्रह। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से। अब तुम्हें लग रहा है 5 तारीख में आजादी मिल जाएगी? ठीक है, बहुत बहुत आसानी के साथ मिलेगी, ठीक है, बट बस क्लास 1 बजे तक ही होगी ताकि हम बहुत बढ़िया से डिस्कस करते हुए चले। अभी देखो हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं। होम रूल आंदोलन पढ़ाया तुम्हें, अभी उसके क्वेश्चन मिल रहे हैं तुम्हें 26। ध्यान से सुनो, और ये 26 क्वेश्चन विद आंसर है। क्या है? विद आंसर। और देखो अब की बार तुम्हारी सारी शिकायतें गायब, हम जो तुम बोल देते हो हम वही कर देते हैं। बस तुम ये मत बोल देना कि कल सर हम 1 घंटा पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वाजिब बातें मानी जाएगी। गांधी जी भी तो यही कह रहे हैं कि वाजिब बातें मानी जाएगी। देखो तुमने अभी कहा था विद आंसर क्वेश्चन पीडीएफ के तौर पर चाहिए, हार्ड कॉपी में लेकर आए। किस में लेकर आए? हार्ड कॉपी में। अभी आपको वितरित किए जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।